हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर जी के जीएस। शंकर जी के जीएस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो चलिए, हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे। तो आज हम आप लोग के पिछला क्लास में आपको हम बताए थे बायोलॉजी हम लोग कर रहे थे। बायोलॉजी में हम लोग मैं आपको कल बताया था आपको कि सेल डिवीज़न का स्टार्ट होगा। पिछले लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथी लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेगा। तो यहाँ से आपको एक सवाल बनने की संभावना बनती है, यहाँ से एक सवाल आपको अति संभावना, यहाँ से एक सवाल बनने की उम्मीद है यहाँ से आपको। तो यहाँ से एक सवाल आने की प्रबल संभावना रहती है, आप चांस रहती है यहाँ से। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से क्या सवाल बनेंगे। तो आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेशन कर देना चाहता हूँ कि प्लीज़ दोस्तों, अगर आप पढ़ते हैं तो मन लगा करके पढ़ें और ढंग से पढ़ें और नोट बनाएं ज़रूर, क्योंकि वीडियो को पॉज करके आप नोट ज़रूर बनाएं। नोट बनाने से क्या होगा, ये आपको देखने के साथ साथ क्या होगा, लिखने की प्रैक्टिस होगी तो कुछ ना कुछ तो आपको ज़रूर याद होगा, ठीक है ना। तो लिखने का कोशिश ज़रूर करें, पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे। जब भी वीडियो देखें आप तो पेन और कॉपी लेकर के ही बैठे, जिससे कि जो नोट करने का पॉइंट है उसको नोट कर ले। यथासंभव आप पूरा को नोट कीजिएगा, आप नोट बनाइएगा तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपसे और एक निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। इस भाई को थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए और इसको आगे ले चलिए, अपने फैमिली को आप बढ़ाइए। आप इस फैमिली का एक भाग है, इसलिए इस फैमिली को आप बढ़ाइए, जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाइए। आपको हमें यहाँ कल या परसों से आपको मतलब एक आध दिन, 1 तारीख से या तो फिर 2 तारीख से आपको इस पर हम फिजिक्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको अब फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे हम, याद रखिए, ठीक है ना। आपको फिजिक्स भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है इसलिए समय को कम देखते हुए हम लोग दोनों को कवर करते हैं। और आपको जो फिजिक्स पढ़ाएंगे बाई फेस पढ़ाएंगे, बाई फेस आपको मतलब मैं अपना फेस दिखाकर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ये बिना फेस का आपको ये बायोलॉजी चलेगा और विथ फेस आपका वीडियो आएगा जो फिजिक्स रहेगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और इस परिवार को बढ़ाएं, अपने आगे की ओर ले चले, इस भाई को मोटिवेट करें, ठीक है ना। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना जायद करते हुए एक छोटी सी वीडियो में आज हम लोग सेल डिवीज़न देख लेंगे। सेल डिवीज़न आखिर क्या है? तो आपको याद होगा कि आपको हम बताए थे कि कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है। कोशिका विभाजन के कार्य आपको कोशिका विभाजन कौन करता है, तो आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। कौन करता है? सेंट्रोसोम। सी फॉर सेंट्रोसोम। आपको पता होगा कि कोशिका विभाजन का काम किसके जिम्मेदारी होता है? सेंट्रोसोम का जिम्मेदारी होता है। तो पहला सवाल आपसे यही बनेगा बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि कोशिका विभाजन का जिम्मेदार कौन होता है? तो सेंट्रोसोम के जरिए क्या होता है? कोशिका का विभाजन किया है। किसके जरिए? सेंट्रोसोम के जरिए क्या किया जाता है? कोशिका का विभाजन किया जाता है। याद हो गया? तो कोशिका, ये मान लिए कोशिका के अंदर क्या होती है? सेंट्रोसोम होती है। सेंट्रोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। सेंट्रोसोम को क्या बोलते हैं? सी से संकेत करते हैं। तो सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका को विभाजन करना। फिर से याद कीजिएगा, सेंट्रोसोम को क्या काम है बच्चा? तो कोशिका को विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य कोशिका को विभाजन करना, कोशिकाओं में विभाजन करना सेंट्रोसोम का काम है। याद हो गया? तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेल डिवीजन कौन करवाता है? तो सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन सेंट्रोसोम, सी से सेल डिवीजन, ठीक है ना, सेंट्रोसोम करवाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है यहाँ पास कि कोशिका का टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहता है। अब कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। किसे कहते हैं समझिएगा। सेल डिवीजन क्या है कि कह रहा है कोशिका टूटकर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर दे। 2 या 2 से क्या कर दे? अधिक कोशिका का निर्माण कर दे, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। जब कोशिका टूट के 2 या 2 से अधिक कोशिका का जब निर्माण कर दे, ठीक है, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ है कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन एक कोशिका को टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन करना। मतलब अगर एक कोशिका टूटेगी तो क्या होगी? एक कोशिका अगर टूटेगी उससे या तो 2 कोशिका बन जाए या 2 से अधिक बन जाए। 2 से क्या बन जाए? अधिक, मोर देन टू, ठीक है। तो कोशिका विभाजन याद हो गया कि अगर एक कोशिका टूटेगी
तो 2 या अधिक कोशिका का निर्माण ही कोशिका विभाजन कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आपको पढ़ाने में कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे, आप अपने तरफ से कोई कसर ना छोड़े मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे आगे देखते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं? मदर कोशिका बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ? जिस कोशिका का विभाजन होता है क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। इंग्लिश में मदर सेल, हिंदी में क्या? माता कोशिका, ठीक है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सवाल पूछेगा आपसे कि जिन कोशिका का विभाजन किया जाता है उसे कौन सी कोशिका कहते हैं? तो मदर सेल बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं। और कोशिका विभाजन के बाद जो सेल नए सेल बनती है उसे क्या कहते हैं? डॉटर सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, मेरे प्यारे मित्रों? डॉटर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? डॉटर सेल। कब कहते हैं? जब नई कोशिका बन जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल बोलते हैं। और जब कोशिका विभाजन होने में भाग लेती है उसको क्या बोलते हैं? मदर सेल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ फिर आपको समझा चुके हैं कि जंतुओं में जो कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कई बार। आगे दे वही चीज़ को लिखा हुआ अगला पॉइंट में, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेट करता है। फिर से रिपीट कीजिएगा, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट, पादप में कोशिका विभाजन सेल प्लेट। हम लोग में सेंट्रोसोम, तो उन लोग में सेल प्लेट करता है। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है? आपको 3 प्रकार के, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यह 3 प्रकार की होती है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के मेरे प्यारे साथियों? तो 3 प्रकार के सर। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन सर? पहला अर्धसूत्री, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा क्या? समसूत्री विभाजन। और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। याद हो गया? कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रही है। अब देखिए, अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है? तो प्रोकैरियोटिक, जो अविकसित जीव हो। क्या हो? जो अविकसित हो, जैसे कवक हो गया, जैसे क्या हो गया? कवक हो गया, ठीक है, जैसे हरितगृह शैवाल हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? अविकसित जीव है। क्या है? अविकसित जीव है। वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इसलिए प्रोकैरियोटिक में कौन सी विभाजन? असूत्री विभाजन, क्योंकि वो आधा है इसलिए अर्धसूत्री, जो आधा है इसलिए असूत्री। ठीक है, क्लियर? असूत्री विभाजन क्लियर? असूत्री किस में होता है? कवक में, सॉरी, जीवाणु में होता है आपके पास। हरितगृह कवक शैवाल में होती है आपके पास। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया। अगर पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन कौन सी कोशिका में होती है तो आपको बोलना है प्रोकैरियोटिक में। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक किस में पाई जाती है? तो खुद आप जान चुके हैं, भली बात है, आपको कोशिका के प्रकार पढ़ाए थे। कोशिका 2 प्रकार के, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको समझा चुके हैं। क्लियर हो गया? यहाँ तक दिमाग में छप गया। आगे समसूत्री को देखिएगा बच्चा। कहता है शरीर के अंग या कायिक कोशिका के पूर्ण निर्माण में जैसे आप देखिएगा, जैसे आप छिपकली, जैसे आप क्या है? छिपकली। तो छिपकली को देखते हैं, पूंछ क्या होती है? छिपकली को अगर पूंछ को काट भी दिया जाता है, छिपकली को पूंछ कट भी जाए तो क्या आता है? फिर से जम जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। जैसे आप चूहा के पूंछ देखें कि चूहा के पूंछ भी क्या होगा? अगर उसको काट दिया जाए बीच से तो चूहा का पूंछ भी क्या हो जाएगा? आपको फिर से जम जाएगा। उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया? छिपकली हो गया आपके पास, चूहा हो गया, गैंडा हो गया, ठीक है, क्या हो गया? गैंडा हो गया। गैंडा का त्वचा भी क्या होगा? कट जाएगा ना तो तुरंत क्या हो जाएगा? उसको भर जाएगा। उसमें सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा होते हैं, तुरंत हो जाती है गैंडा ये सब। तो समझ, जैसे आप कभी चूहा पकड़े होंगे, अगर उसका पूछवा अगर पकड़ ले रहते तो क्या होता है? पूछिया को क्या करता है? तोड़ के बचा ससुरा वो भाग जाता है। पूछवा क्या करता है? वो तोड़ के भाग जाता है। तो कहता है कोई बात ना, पूछवे ना टूटा है, फिर से पूछवा जम जाएगा। उसमें कौन सा विभाजन? याद हो गया? समसूत्री विभाजन। कौन सी में? छिपकली के पूंछ में, चूहा के पूंछ में और गैंडा के त्वचा में। ठीक है ना? बहुत जल्दी उसमें सेल जम जाती है। क्लियर हो गया? इसमें कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। याद हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिका में। किस में होता है?
जनन कोशिका में होती है अर्धसूत्री विभाजन। किस में होती है? जनन कोशिका में। ठीक है, तो हम लोग में अर्धसूत्री हो गया। ठीक है, जनन कोशिका में। क्लियर? आपको यहाँ तक समझ में आ गया आशा करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करें, अनसब्सक्राइब जरूर करें। अब आ गए थे सिंड्रोम पढ़ना, हम लोग को क्या पढ़ना है? सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। तो सिंड्रोम को इंग्लिश में सिंड्रोम ही बोलते हैं। देखिए सिंड्रोम क्या है, समझिएगा सिंड्रोम। तो सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो सिंड्रोम सबसे पहले समझ लीजिए सिंड्रोम किसे कहते हैं। कहता है क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। क्रोमोसोम में क्या होती है? जब गड़बड़ी क्रोमोसोम में हो जाती है ना, उसी को बोलते हैं सिंड्रोसोम। सिंपल भाषा में कि क्रोमोसोम में जब कोई दिक्कत हो जाती है, अनियमितता आ जाती है ना, तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। जैसे माता पिता का पूर्ण रूप से लक्षण अगर बाल बच्चा में ना आ जाए, ज़्यादा आ जाए क्रोमोसोम या क्रोमोसोम कम आ जाए, तो आप लोग के कल हम पढ़ाए थे कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम? तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है। संख्या पूछे तो 46 होती है। मेल और फीमेल में पूछे तो खाली एगो भिन्न होता है, बाकी 22 जोड़ी क्या होती है? सेम होती है। आपको कल बता चुके हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कल तो समझ में आ गया आपको सेंड्रोसोम क्या है, कि क्रोमोसोम के गड़बड़ी को ही क्या बोलते हैं? सेंड्रोसोम बोलते हैं। याद हो गया? आशा करते हैं कि आपको याद हो गया। रट लीजिए, यही वीडियो में ही रट लीजिए। आप दोबारा वीडियो मत देखिए, वीडियो खोल के ही एक बार आप देख लीजिएगा तो याद यही हो जाएगा। खाली आप रोज़ वीडियो देख लीजिए, आप मत पढ़िए, खाली वीडियो देख लीजिएगा। आपको तो एग्जाम में सवाल बन जाएगा, इतना रटवा देंगे वीडियो से ही, आपको क्लास से ही रटवा देंगे, इतना कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर नोट बना लिए तो भाई आप बल्ले बल्ले हैं, आप सबसे आगे हो जाइएगा। समझे कि नहीं? तो सेंड्रोसोम समझ में आ गया किसको बोलते हैं? ठीक है, सेंड्रोसोम। तो क्रोमोसोम के गड़बड़ी को क्या बोलते हैं? सेंड्रोसोम, अपनी ठेठ भाषा में। इसके कारण शरीर में असमान लक्षण उभर जाती है। वही चीज़ ना बताएं कि शरीर गड़बड़ा जाएगा आपके पास। ठीक है ना? क्लियर हो गया? देखिएगा अब सेंड्रोसोम के समझते टाइप्स होते हैं। तो पहला सेंड्रोसोम क्या होता है? पहला सेंड्रोसोम जो आपके पास होता है टर्न सिंड्रोसोम। क्या है? टर्न सिंड्रोसोम। अभी टर्न सिंड्रोसोम क्या होता है सर? देखिएगा टर्न सिंड्रोसोम क्या होता है कि इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। हम लोग में कितना क्रोमोसोम? 46 गो होता है ना, तो एगो गड़बड़ी हो गया। क्या गो हो गया इसमें? 45 गो। तो टर्न सिंड्रोम में क्या 45 गो क्रोम? यह केवल स्त्रियों में पाई जाती है, जिसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उनमें बांझपन आ जाता है। कहा आ जाता है? बांझपन। आप लोग गांव में देखे होंगे, शहर में, टाउन में देखे होंगे, किसी महिलाओं को क्या होती है? बाल बच्चा नहीं होती है, तो इसकी गड़बड़ी होती है, क्रोमोसोम की गड़बड़ी होती है। उसमें क्या होती है? 45 क्रोमोसोम हो जाती है। उसको 46 की जगह कितनी हो जाती है? 45। एक कम जाती है, एक क्या हो जाती है? कम जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं टर्न सिंड्रोम। याद हो गया? सिंपल भाषा में इसे कीजिए। टर्न सिंड्रोम क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। एक किसमें होती है? स्त्रियों में पाई जाती है। इसके वजह से क्या होती है? बांझपन होती है। तो आपसे पूछ देगा कि बांझपन किस सिंड्रोम से होती है? तो टर्न सिंड्रोम से होती है। याद हो गया? बांझपन किससे? तो टर्न सिंड्रोम से। बांझपन टर्न सिंड्रोम से। क्लियर हो गया? नंबर 2 देखिएगा क्या है। नंबर 2 आपके पास, समझ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 2 क्या है? सॉरी, क्लिनेफेल्ड सिंड्रोम। ठीक है ना? ऐसे बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिएगा कहता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है। इसमें क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ससुरा उसमें कम गया, इसमें क्या होता है? बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया था पुरुष में, बढ़ गया था पुरुष में, कम गया था महिला में। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना? तो यह केवल पुरुषों में पाई जाती है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाती है। क्या होती है? नपुंसक हो जाती है। जब इसमें क्या होती है? जब 47 एगो बढ़ जाता है 46 होता है, और जब एगो बढ़ जाएगा तब पुरुष का हो जाएगा 47 हो गया, तब पुरुष का हो जाएगा नपुंसक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो नपुंसक। ना स्त्रीलिंग होगा ना वो पुल्लिंग होगा, उसी को बोलते हैं नपुंसक लिंग। अब लिंग कितने होते हैं? 3 गो लिंग होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और एगो नपुंसक लिंग, जिसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक आ गया? अब डाउन सिंड्रोम। अब क्या है? डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है सर? इसमें भी 47 गुणसूत्र होता है। देखिए, ठीक है ना? थोड़ा सा खाली फर्क है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, हो जाती है। यह मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बोडोल हो जाता है, जीभ तथा ओठ मोटा हो जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर मोटा हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ठीक है ना? जीभ और ओठ का हो जाएगा मोटा हो जाएगा। जीभ और ओठ का हो जाएगा आपको मोटा हो जाता है। मनुष्य मंद बुद्धि का हो जाता है। और क्या हो जाएगा? मनुष्य क्या हो जाएगा? मंद बुद्धि का हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मंगोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं?
मंगोलाइट ना देखते हैं किसी गांव देहात में बोलते हैं उसको मंगला मंगला बोलते हैं, कम बुद्धि वालों को मंगला बोला जाता है। तब मंगोल्ड, मंगला से बना मंगोल्ड। तो मंगोल्ड काहे होगा, 46 के जगह का हो जाएगा गुणसूत्र कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, इसलिए क्या बन गया वो मंगोल्ड, मतलब मंद बुद्धि हो जाएगा। उसका ओठ मोटा हो जाएगा और जीभ का हो जाएगा मोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पूछेगा किस सिंड्रोम के कारण जीभ मोटा हो जाता है और ओठ मोटा होता है, डाउन सिंड्रोम। किसके कारण, डाउन सिंड्रोम के कारण। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, तो 47 हो जाती है। क्लियर हो गया। ये दोनों में हो सकती है मंद बुद्धि। देखते हैं कभी कभी कोई मोटा भैंस को होता है, मोटा दिमाग को जाता है, कितना उसको पढ़ाइएगा ना तो दिमागवा में घुसेगा नहीं, इसलिए कहा जाता है गाँव जाता है दिमागवा में भूसा भरल हाउ, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आया पटाउ सिंड्रोम। क्या आया, पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम को हम लोग देख लेते हैं। पटाउ सिंड्रोम क्या है, तो पटाउ सिंड्रोम देखिएगा, अरे स्केच भी नहीं चल रहा है, चलिए दोस्तों चलना शुरू हो गया। तो देखिए पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, तो इसमें क्रोमोसोम की भी, इसमें भी संख्या क्या कितना हो जाती है, 47 हो जाती है। इसमें भी क्या होती है, 47 आपको हो जाती है, ठीक है ना। इसमें भी कितनी हो जाती है, 47। ये भी मेल तथा फीमेल में दोनों पाई जाती है, मेल तथा फीमेल दोनों में होता है, मेल तथा फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति को मंद बुद्धि का होता है और उसके ऊपर का ओठ कटा होता है, ऊपर का ओठ क्या होता है, कटा हुआ था। ऊपर का ओठ जो होता है इस तरह से कटा हुआ रहेगा, ठीक है ना, कटा हुआ रहेगा, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम पूछे इसमें क्या होता है, चेंजेज। तो पटाउ सिंड्रोम में मनुष्य का जो ओठ होता है ऊपर का कटा हुआ होता है। क्या होता है, ऊपर का ओठ क्या होता है, कटा हुआ। तो ऊपर का ओठ क्या होता है, कटा हुआ होता है। क्लियर हो गया। इसमें कितने गुणसूत्र, इसमें भी 47 हो जाता है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी स्त्री और पुरुष दोनों में। पटाउ सिंड्रोम से क्या होता है, मंद बुद्धि तो होगा ही होगा, लेकिन ओठ कटा हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस है। डाउन सिंड्रोम से पटाउ सिंड्रोम थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें ओठ मोटा हो जाएगा, ठीक है ना, जीभ मोटा हो जाएगा डाउन सिंड्रोम में। पटाउ सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, ओठ क्या हो जाएगा, कटा कटा होगा और मंद बुद्धि तो होबे करेगा भैया। 47 को होता है, मंद बुद्धि तो होना ही होना है, ये भी स्त्री और पुरुष दोनों में होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। नोट नीचे दिया और नोट के भी समझ लीजिए। वायरस मतलब विषाणु, बड़ा खतरनाक चीज़ है वायरस जी, विषाणु। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। आपको अच्छा बताइए तो कोरोना वायरस क्या है, तो वायरस है सर जी। ये कौन सा कैटेगरी में आएगा, कौन सा कोशिका में, यू की प्रोकैरियोटिक। तो सर प्रोकैरियोटिक क्योंकि अविकसित है वो, ठीक है, उसको देख नहीं सकते हैं हम लोग नंगी आँखों से। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो अब आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि कोशिका विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जितना प्रश्न बनेगा इससे फालतू आपको सेल डिवीजन से प्रश्न नहीं बनेगा। इसको नोट कॉपी बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है बच्चा, थोड़ा सा ही आपको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम देगा आपको। कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तक, टिश्यू, सेल से मिलकर हमारा क्या बनेगा, कोशिका, ठीक है ना। तो कल हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा और पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए और मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए और कोरोना से बच के रहिए, क्योंकि नया वर्जन आ गया कोरोना का अब, ठीक है ना, जो बहुत खतरनाक है। आप समझ रहे हैं बातों को। तो चलिए, आप ज़्यादा मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ, बाकी तो आप समझदार हैं, खुद ही समझदार है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। बार बार कहने से अच्छा नहीं लगता है, आप खुद ही कर दीजिएगा जो करना है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।